हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 7th का चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? जिसमें हमने क्या किया था, मटेरियल्स की जो भी प्रॉपर्टी है उनको डिस्कस किया था। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक 4.2 इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स आयरन, ठीक है? कि जो एयर और वाटर है, ठीक है, उसका हमारी जो मेटल है जैसे आयरन है उस पर क्या असर पड़ता है। तो देखते हैं। यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज। कि आपने नोटिस किया होगा कि जो लोहे वाली चीजें होती हैं, ठीक है, उन पे अगर आप उसको कुछ दिनों के लिए जैसे खुला छोड़ दें, ठीक है, तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। इन विच कंडीशंस, किस कंडीशन में वुड एंड आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्राउन लेयर आ जाती है, ठीक है? तो देखते हैं। पहला क्या है, व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद ड्राई एयर ओनली। क्या जब ये किसके कांटेक्ट में आता है, सिर्फ ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है। सेकंड है, या जब ये किसके कांटेक्ट में आता है, विद वाटर ओनली, सिर्फ पानी के कांटेक्ट में आए। थर्ड है, व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर। कि जब ये हवा और पानी दोनों के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा होगा इनमें से। सो इसे हम करेंगे एक्टिविटी की हेल्प से। 4.5 लेटर्स एक्सपेरिमेंट। तो देखो क्वेश्चन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स। कि जब आयरन नेल्स, ये लोहे की कील का आप यूज कर रहे हो ना, तो इनको आपको बड़े ही ध्यान से हैंडल करना है। तो देखो पहले क्या है, टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स। आपको क्या करना है, कुछ चमकती है ना, मतलब शाइनिंग लोहे की कील लेनी है। इफ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल, अगर आप कोई पुराने, ठीक है, कोई पुरानी लोहे की कील का यूज कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके ऊपर की जो ब्राउन डिपॉजिट आप उसको क्या करें, रिमूव कर दें, हटा दें फ्रॉम दियर सरफेस बाय स्क्रबिंग देम विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ सैंड पेपर। किसकी हेल्प से, जो एक छोटा पीस लेना सैंड पेपर का, ठीक है, उस पे, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, जो आपका आयरन नेल है उसके ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट है उसको आपने स्क्रब करके क्या है, रिमूव कर देना है। अब आपको 3 साफ, ठीक है, क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ठीक है, विद टाइट फिटिंग कैप्स और स्टॉपर। जिसका जो जैसे कि उसकी कैप है बहुत टाइट होनी चाहिए, या स्टॉपर्स की, ठीक है, और आपने इसको नाम दे देना है ए बी एंड सी, ठीक है। 3 लेने हैं आपको, ये जो भी बॉटल्स लेंगे। अब आपको इन तीनों आयरन नेल को लेना है एंड टाई ईच आयरन नेल विद द थ्रेड। और इन लोहे की कील को आपने थ्रेड के साथ क्या कर देना है, इसको बांध देना है। प्लेस वन आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बोतल ए। आपने क्या करना है, देखो तीनों जो भी हमने ग्लास बोतल लेंगे ना, तीनों में अलग अलग हिसाब से चलना है, ठीक है, जैसे का है। तो देखो इसने क्या कहा है कि जो आपका फर्स्ट बोतल ए है, आपने उसमें आयरन नेल ली, ठीक है, ले लिया, और सिलिका जेल लेना है आपने, वो भी ले लिया। और उसके बाद जो टाइट कर देना कैप या स्टॉपर, ठीक है, जो भी इसकी ये जो कैप है ना, आपने इसको क्या कर देना है, टाइट कर देना है। अब देखो हमने सिलिका जेल क्यों लिया, सिलिका जेल का क्या काम है, सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई। सिलिका जेल क्या करती है, हवा को ड्राई कर देती है। ये वो सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है किसमें, स्मॉल पाउच, छोटे छोटे पाउच में, किसके, मेडिकल बोटल्स, ठीक है, मेडिसिन बोटल्स में, वाटर बोटल्स, शूज बॉक्सेस टू कीप देम ड्राई। इनमें इनका यूज किया जाता है ताकि इनको हम क्या है, ड्राई रख सके, ठीक है। अब सेकंड आपने क्या करना है कि एक आयरन नील लिया ग्लास बोतल बी में, ठीक है, सेकंड बी बोतल में आपने क्या लिया, आयरन नील लिया। और फ्रेशली बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर, आपने इसमें क्या लेना है, वाटर लेना है। एक तो फ्रेश बॉईल किया हुआ उबला हुआ और ठंडा पानी लेना है, ठीक है। ये हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम क्या करें, जो इसमें गैसेस डिजोल्व है उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके। इनटू इट अंटिल द आयरन नेल इज कम्प्लीटली डिप्ड इन इट। आपने इसमें तब तक पानी लेना है जब तक कि इसमें जो आयरन नेल है पूरी तरीके से डिप ना हो जाए। अब आपने इसमें थोड़ा ऑयल मिलाना है ताकि वो एक लेयर बनाए वाटर की सरफेस के ऊपर, ठीक है। हमने इसमें ऑयल लिया है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ऑयल है। हमें पता है कि ऑयल क्या है, वो ऊपर क्या है, वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। जो ऑयल की लेयर है
ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब देखो हमने इसमें ऑयल क्यों लिया है, क्योंकि जो ऑयल लिया है हमने वाटर की सरफेस पे, वो हवा को रोकता है फ्रॉम डिजोल्विंग इन द वाटर, ठीक है, वो एयर को रोकेगा पानी में डिजोल्व होने से। कैप द ग्लास बोतल टाइटली, और उसके बाद जो इसकी कैप है इसको आपने टाइटली क्या कर लेना है, इसको टाइटली आपने बंद कर देना है। अब थर्ड में क्या किया हमने, प्लेस वन आयरन नेल इन द ग्लास बोतल सी, ये सी बोतल है, इसमें आपने आयरन नेल रखी और इसमें क्या करना है, कुछ पानी को पोर कर देना है ताकि जो आयरन नेल है थोड़ा उसमें डिप हो, ठीक है, आधा डिप हो, देखो आधा इसमें डिप है और आधा क्या है, ऊपर की तरफ है। अब आपने इस ग्लास बोतल को अनस्टॉपर्ड, ठीक है, अनस्टॉपर्ड करना है। दिस अलो द आयरन नेल टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर, ठीक है, अनस्टॉपर्ड क्यों किया है हमने इसे, देखो क्या फर्क है, इनमें तो स्टॉपर इनके ढक्कन लगाए हुए थे बट इसमें नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा आयरन नेल है, देखो यहाँ पानी के बीच में भी है, इसको वाटर भी मिल रहा है एंड एयर, एयर भी मिल रहा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दिया है। अब आपने सभी ग्लास बोतल को अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए रूम टेम्परेचर पे रखना है और ऑब्जर्व करना है 8 से 10 दिन, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.3। अब आपको ये जो नीचे टेबल दी है, आपने इसमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जो भी आपने तीनों एक्टिविटीज की हैं तीनों के लिए आपने इसमें देखना है कि क्या क्या आपको क्या है, रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो देखते हैं टेबल 4.3, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल, कि जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट की फॉर्मेशन हुई। तो ये हमारी ग्लास बोतल है, ए बी एंड सी, कंडीशन बताई है इसने और उसके बाद हमने जो ऑब्जर्व किया हमें वो बताना है। तो कंडीशन देखो, इसमें बोला प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि पानी है या नहीं है ए बोतल में, ठीक है, ए जो ग्लास बोतल लिया था उसमें वाटर प्रेजेंट था या नहीं था, ठीक है, तो ये है, इसमें ये बताना है और इसमें एयर प्रेजेंट है या नहीं वो बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर नहीं है इन्होंने हमें बताया और एयर भी नहीं है। अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या हमारे पास वाटर तो क्या था, प्रेजेंट था, बट एयर क्या थी, प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। इसको देखो हम यहाँ देखते हैं क्यों नहीं थी, इसको एक बार देखते हैं, क्योंकि देखो इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बात कही थी हमने कि जो हमने ऑयल की लेयर ली थी उसने क्या कर दिया था, प्रिवेंट द एयर, इसने एयर को रोक दिया था, इट मीन इसमें एयर नहीं है और वाटर तो हमने लिया ही था, है ना, तो इसलिए क्या एयर इसमें क्या होगा आपका, नहीं होगा, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड केस था उसमें देखो आपने पार्शियली वाटर भी लिया हुआ था, ठीक है, क्या किया था हमने उसमें वाटर भी लिया ही हुआ था, ठीक है, इसमें वाटर भी है और इसमें हमारे पास क्या है, एयर भी प्रेजेंट है। तो देखो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों चीजें प्रेजेंट है। एक चीज याद रखना हमेशा कि देखो इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है पर एयर प्रेजेंट है, तो इस केस में कोई भी ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है, नो ब्राउन डिपॉजिट, क्योंकि हमें ब्राउन डिपॉजिट तब होगा जब एयर और वाटर दोनों के दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। सेम इसमें वाटर है पर एयर नहीं है, तो इसमें भी सेम हो जाएगा, ठीक है, इसके जैसे ही। अब सी वाले में देखो इसमें वाटर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको, जो ब्राउन डिपॉजिट है वो फॉर्म्ड होगा, इट मीन रस्टिंग होगी, ठीक है, ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्ड, और हम कहेंगे कि इसमें क्या होगा, हमारे पास रस्टिंग भी होगा, ठीक है, रस्टिंग अकर, रस्टिंग होगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व की इसमें। अब आगे देखते हैं, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या निष्कर्ष निकाला। देखो ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो ग्लास बोतल ए और बी है, दैट द आयरन नेल्स डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट, कि ए और बी ने कोई भी ब्राउन डिपॉजिट नहीं शो किया, ठीक है, हमने अभी पढ़ा है ये। तो व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है। तो देखते हैं, ये इंडिकेट करता है कि जो ब्राउन डिपॉजिट्स है और डिसकलरेशन ऑन द आयरन नेल डू नॉट डेवलप, कि ये कह रहा है कि जो ब्राउन डिपॉजिट्स है या जो डिसकलरेशन, उसका जो कलर चेंज हुआ आयरन नेल का, वो नहीं होगा कब,
जब आयरन नेल को आप ड्राई एयर में रखते हैं अलोन, सिर्फ अगर आपने मान के चलो कि जो हमारा आयरन नेल है आपने इसको सिर्फ ड्राई एयर में रखा है, जैसा कि बोतल ए में हुआ था, ठीक है, और वाटर अलोन, या आप उसको सिर्फ पानी में रखते हो जैसे बोतल बी में हुआ था, ठीक है। देखो जैसे बी वाले में क्या हुआ था, हमने सिर्फ पानी में रखा था, ठीक है। ए वाले में क्या हुआ था, हमने इसको सिर्फ एयर की प्रेजेंस में रखा था, ठीक है। तो वही चीज कह रहे हैं कि तब क्या होगा, ब्राउन लेयर है जो वो डिपॉजिट नहीं होगी। और ग्लास बोतल सी था, उसमें क्या हुआ, आयरन नील शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट्स, ठीक है। जो थर्ड वाला है सी बोतल, उसमें क्या हुआ था, आयरन नील ने ब्राउन डिपॉजिट को शो किया है। तो इस दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर दिस डिपॉजिट्स टू डेवलप। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये ब्राउन डिपॉजिट कब होगा, जब पानी और एयर दोनों के दोनों होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों होंगे, तो तब क्या होगा, जो ब्राउन डिपॉजिट क्या होगा, वो डेवलप होगा, ठीक है। दस moist air is responsible for the development of brown deposits on objects made of iron। इसलिए जो moist air है वो responsible है किसके लिए, आयरन के ऑब्जेक्ट पे ब्राउन डिपॉजिट के लिए। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट, ठीक है। इस ब्राउन डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट, जब क्या है कि लोहे के बने ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाता है, रस्ट की फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे, ठीक है। या इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं कि लोहे को जंग लगना, ठीक है। Many other metals also exhibit discoloration when keep open in the atmosphere। तो देखो जैसे ये इसमें तो हमने आयरन की बात की थी, ऐसे और भी मेटल्स हैं जो अपना कलर चेंज कर देते हैं जब हम उसको एटमॉस्फेयर में ओपन रखते हैं। हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कि आपने कभी नोटिस किया है कि जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ना ग्रीन कोटिंग हो जाती है। जैसे आयरन में कोटिंग कैसी थी, आयरन में ब्राउन हुई थी, तो ऐसे ही जो आपका कॉपर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है। एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या होगा, जो आपका ब्लैक कोटिंग हो जाती है किस पे, सिल्वर के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में ये। ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन of metal surfaces caused by air, water और other substances is known as corrosion। gradual, ठीक है, यानी कि जब क्या होता है कि मेटल सरफेस होता है जो एयर, वाटर या बाकी सब्सटेंस की वजह से वो क्या हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे करोइजन कहते हैं। इट मीन उसका क्या पता, उसका कलर चेंज हो जा रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ पहले जैसा वो नहीं रहता। डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। क्या आप जानते हैं लोहे को जंग लगना हमारे देश में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। हर साल एन enormous amount of money is spent to replace or repair iron structures damaged due to rusting। कि हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो पैसे लगते हैं इसको रिप्लेस करने में या आयरन की रिपेयरिंग करने में, डैमेज्ड जो कि डैमेज हो जाता है किसकी वजह से, रस्टिंग की वजह से। The rusting of iron can be prevented by several methods such as painting। अब देखो आपसे ये पूछ सकते हैं कि how रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है, कि रस्टिंग ऑफ आयरन को आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, आप इसको कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो इसको हम बहुत से मेथड्स हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम रोक सकते हैं बहुत मेथड, जैसे पेंट करके, अगर ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। और अगर हम जो आयरन है ना, लोहा है, उसके ऊपर क्या कर दे, किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। और जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन इसको हम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स, और जिसे कि हम क्या है, बड़ी क्लासेस में करेंगे, ठीक है। 10th क्लास में जब आप जाओगे तो 10th क्लास में आप इसके बारे में काफ़ी कुछ रीड करोगे, ठीक है, कि कैसे आप मतलब उसमें पूरा आ जाएगा आपके पास ये कंसेप्ट कि किस हिसाब से आप आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखो फैसिनेटिंग
फैक्ट्स, रोचक तथ्य। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, कि जो एंशियंट इंडियन थे, प्राचीन भारत थी, उनकी जो मेटलर्जी थी, धातु कला थी, उसका वंडर, उसका चमत्कार। प्राचीन भारत की धातु कला का चमत्कार। द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड मोर देन 1600 ईयर्स एगो, कि जो दिल्ली का लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में लगभग 1600 साल पहले बनाया गया था। इट इज अबाउट 8 मीटर्स हाई, ये लगभग 8 मीटर ऊंचा, एंड वेट मोर देन 6000 किलोग्राम, और इसका वजन 6 किलोग्राम से ज्यादा है। What is interesting about this iron pillar is that despite all these years, कि सबसे अद्भुत बात मतलब कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है इस आयरन पिलर की, ऑल दिस ईयर ऑफ फेसिंग वाइंड्स, कि इतने सालों में तेज हवा, बारिश एंड इंटेंस वेदर, ठीक है, और मौसम झेलने के बाद भी इट हैज़ बेयरली एनी रेस्ट, ठीक है, इतना सब होने के बाद, तेज हवा, बारिश, मौसम झेलने के बाद भी इस पर जंग नहीं लगी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट हैज़ बीन मेड इन अ वे दैट इट रजिस्ट रस्टिंग, ठीक है, रजिस्ट मतलब रोकना। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे इस तरीके से बनाया गया कि इसमें जंग नहीं लगता, ये रजिस्ट करता, रोकता है रस्टिंग को। दिस टेल्स अस, ये बताता है अबाउट द स्किल्स, किसके बारे में, स्किल्स, स्किल कौन सी, जो हमारी टेक्निक्स थी, दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे प्राचीन भारत में जो धातु की टेक्निक थी, ठीक है, मेटल टेक्नोलॉजी थी, वो कितनी ज़्यादा डेवलप थी, विकसित थी। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 4.3, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स, ठीक है, कि जो एयर और वाटर का क्या असर पड़ता है दूसरे मेटल्स में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्टिविटी 4.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, ठीक है, इसको हमें करके दिखाना होगा इस एक्टिविटी को। तो देखते हैं सबसे पहले, द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, टीचर इस एक्टिविटी को खुद से करें, ठीक है, टीचर आपको करके बताएगा। क्वेश्चन, सावधानी, आपको क्या सलाह दी जाती है बच्चों को, टू वियर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस, कि वो आई ग्लासेस पहने, एंड कीप सेफ डिस्टेंस, और इस एक्टिविटी को करते वक्त इससे काफ़ी डिस्टेंस बनाकर रखें, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको लेना, टेक अ मैग्नीशियम रिबन, आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। अब आपने इसको साफ करना है, कैसे, बाय रबिंग विद द पीस ऑफ सैंड पेपर, सैंड पेपर की हेल्प से आपने इसको क्या करना है, ठीक है, आपने इसको क्या करना है, साफ करना है, इसको रब करके। अब आपने इसको होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स, आपने इसे पकड़ना है चिमटे की हेल्प से। इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और कैंडल, और उसके बाद आपने इसको इग्नाइट करना है किसकी हेल्प से, या तो कैंडल ले लो या किसी लैम्प की हेल्प से आपने इसको क्या किया, इग्नाइट किया, ठीक है। तो अब लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न, अब मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो हमने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन था ना, जब वो जला था, वो बहुत ही एक चमकीली वाइट फ्लेम के साथ जलता है, एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, और किस में बदल जाता है, सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है, ठीक है। अब जो इसका जो व्हाइट पाउडर बना, आपने इसको कलेक्ट किया और ना वॉच ग्लास, ग्लास में कलेक्ट किया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, और ये किसकी वजह से बना है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के क्या हुआ, रिएक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। जैसे हमें पता, देखो हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन लिया, इसे हमने क्या कर दिया, बर्न किया, जलाया, और बर्न करने के लिए हमें क्या पता होता है, हमें क्या, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो जब इसने बर्न किया तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाया, और क्या हुआ, इसको क्या कर दे, ये जो बना ना हमारा, ये किस में होता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वार्म वाटर टू दिस व्हाइट पाउडर। अब जो हमें ये मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने इसमें गर्म पानी को की कुछ ड्रॉप्स को लेना है, स्टीर इट वेल, और इसको अच्छे से स्टीर करना है, और इसका नेचर चेक करना आपको, एक ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारा, ठीक है, हमने इसमें क्या कर दिया, पानी को
मिला दिया, ठीक है। तो जब पानी को इसमें ऐड किया तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बना है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो हमें पता है जो हमारा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो देखो इससे हमें क्या पता चला कि ये क्या कर रहा है, देखो आपको चैप्टर को रिकॉल करना है, ठीक है। आपने चैप्टर किया ना, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, ये भी आपने चैप्टर किया था इसी क्लास में। तो ये कह रहा है कि फाइंड आउट whether द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। भी ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बना था, ये एसिडिक है नेचर में, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो आप यूज कर सकते हो, कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन की हेल्प से बताया, तो इससे हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, ठीक है, जो कि हमारा क्या एक बेस है। तो इसको अब हम क्या है, इंडिकेटर की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सॉल्यूशन पे हैव ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, जो ब्लू और रेड लिटमस पेपर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, यू वुड ऑब्जर्व दैट इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो ये क्या कह रहा है कि जब आपने ये मैग्नीशियम हाइड जो आपका बना था ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जब आपने इसको किस में लिया था, लिटमस पेपर में लिया, तो इसने रेड को किस में चेंज कर दिया, ब्लू में, ठीक है, रेड को किस में कर दिया, ब्लू लिटमस पेपर में। और हमें पता रेड को ब्लू में कौन करता है, बेस करता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि ये नेचर में कैसा है, बेसिक है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। देखो कैसे, मैंने ये मेरा मेटल है, ये मेरा ऑक्सीजन है, जब इसे रिएक्ट किया तो इसने मेटल ऑक्साइड बनाया MgO, ठीक है। फिर जब मैंने MgO को वाटर में डिसोल्व किया तो इसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो भी ऑक्साइड्स होंगे, मेटल ऑक्साइड्स होंगे, वो हमेशा नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। और ये हमेशा ही वो बेसिक होंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम रिबन के जलने की फर्दर इन द चैप्टर, कौन से चैप्टर में, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। जो हम चैप्टर करेंगे ना कि जो भी हमारे अराउंड चेंजेस है, फिजिकल है या केमिकल है, उस चैप्टर में हम इसे क्या करेंगे, इसे हम रीड आउट करेंगे। है सोडियम को हम केरोसिन होता है ना जो हमारा, उसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं मिट्टी के तेल में, क्यों, बिकॉज इट रिएक्ट्स विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, क्योंकि ये ऑक्सीजन और पानी के साथ क्या है, बहुत ही तेजी से क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा ये। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट भी क्या होती है, जनरेट होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो देखो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जो सोडियम और सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है किसी ऑक्सीजन और वाटर से, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, हीट क्या है, जनरेट होती है। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर, कि सोडियम को स्टोर करना केरोसिन ऑयल में ये रोक सकता है, ठीक है, कैसे, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से रोकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस फिर नहीं होगी। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, क्या आप इसके ऑक्साइड का नेचर बता सकते हो। लेट अस नाउ डिस्कस सम सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बिहेव लाइक मेटल्स, आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को जो कि मेटल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो इसे देखते हैं हम 4.4 टॉपिक, सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर, कि वो सब्सटेंस जो बिहेव करते हैं, ठीक है, जो बिहेव करेंगे किससे, किससे अलग करेंगे, धातुओं से अलग, ठीक है, मेटल से अलग बिहेव करते हैं हवा और पानी में, एयर और वाटर में। तो देखिए एक्टिविटी 4.7, लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। अब देखो टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, टीचर है इस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या है, क्वेश्चन सावधानी रखनी है आपको, ठीक है। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है इन अ फ्यूम हुड और वेल वेंटिलेटेड एरिया,
ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी को फ्यूम हुड या किसी हवादार जगह पे करना, क्योंकि बर्निंग सल्फर प्रोड्यूस गैसेस, क्योंकि जब सल्फर बर्न करता है ना, जलता है, तो वो बहुत गैसेस प्रोड्यूस करता है जो कि नुकसान कर सकता है इफ इनहेल्ड। ठीक है, अगर हम इनहेल्ड कर रहे हैं, अगर हम सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो वो आपको क्या कर सकता है, आपकी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल हो सकता है। तो देखो हमें पहला स्टेप क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ी अमाउंट में सल्फर का पाउडर लेना है, और कैसे स्पून के साथ, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, यानी कि जो लंबा धातु का, लंबा जो मेटल का चम्मच होता है, ठीक है, उससे लेना है। स्पून यूज इन एक्सपेरिमेंट्स टू सेफ्टी हीट एंड बर्न सब्सटेंसेस। ठीक है, और अगर ये क्या कह रहा है कि कैसा होता है आपका एक लंबा, ठीक है, लंबा हैंडल वाला मेटल स्पून होता है, ठीक है, जिसका हम यूज़ इस एक्सपेरिमेंट में करते हैं ताकि हम सेफली क्या है, हीट एंड बर्न सब्सटेंसेस। इफ अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, और अगर आपके पास ये स्पून अवेलेबल नहीं है, तो आप एक मेटल की कैप ले सकते हो। ठीक है, बोतल होता है ना, बोतल के ऊपर जो मेटल की कैप होती है, आप उसे ले सकते हो। रैप अ मेटेलिक वायर, और उसको क्या करना है, उसके अराउंड आपने एक मेटल की क्या ले लो, वायर को ले सकते हो, एंड इट गिव द शेप एज शोन इन फिगर 47b, और इस तरीके का शेप दिखाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है, देन हमने क्या किया, उसकी जगह पे हमने मेटल की कैप ले ली, ठीक है, बोतल के। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब आपने हीट इट ऑन अ फ्लेम, आपने इसको हीट किया, और जैसे ही हीट हुआ, सून एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, सल्फर ने जैसे ही जलना शुरू किया, इंट्रोड्यूस द डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इनटू अ ग्लास जार और ग्लास टम्बलर फिगर 4.7 सी। ठीक है, तो जैसे ही ये आपका सल्फर बर्न होने लगे, तो आपने क्या करना है, उसे आपने जो ग्लास जार है, ग्लास टम्बलर है, या जो भी आपका कांच का जार है, आपने इसको उसमें डाल देना है। अब आपने कवर कर देना है इस ग्लास जार को, ठीक है, ग्लास टम्बलर को या गैस जार को, किससे कर देना है, ढक्कन से आपने इसको कवर कर देना है। क्यों, टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डजंट एस्केप, ताकि आपने इसको देखो जार को ढक्कन से बंद करना है, ताकि जो इससे गैस निकल रही है ना, वो बाहर ना निकले। रिमूव द लीड आफ्टर 3-4 मिनट एंड टूक आउट द डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। अब आपने 3-4 मिनट के बाद ढक्कन को खोलना है, और ये जो आपका डिफ्लैग्रेटिंग स्पून था, आपने इसको बाहर निकालना है। उसमें ऐड करना था आपने थोड़ा पानी इनटू द गैस जार, उस गैस जार में थोड़ी क्वांटिटी में आपने पानी को ऐड किया। क्विकली प्लेस द लिड बैक, अब आपने इसको ढक्कन को लगा के क्या किया, शेक किया, हिलाया, इट्स सो दैट द गैस डिजोल्व, ताकि क्या है, जो गैस है वो डिजोल्व हो सके। अगेन रिकॉल द चैप्टर, अब दोबारा से रिकॉल करो चैप्टर जो आपने किया था ना, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसिंग एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल, ये चैप्टर किया था। तो यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर का यूज करके चेक करना है विदर द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर टू द ग्लास जार इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपने एसिड बेस इंडिकेटर का यूज करके ये चेकआउट करना है कि जो पानी डालने के बाद जो भी आपको सॉल्यूशन मिला है, ठीक है, पानी डालने के बाद जो सॉल्यूशन मिला है, वो एसिड है, ठीक है, बेसिक है, या क्या है, न्यूट्रल है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो देखते हैं हमने क्या ऑब्जर्व किया ये करने के बाद। देखो, यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक नेचर, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये नेचर में एसिडिक है। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, और जब हम बर्न करते हैं सल्फर को एयर में, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। ऑन डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जब आपने सल्फर को क्या किया, एयर में किया आपने बर्न, तो इसने बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और जब आपने इस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया, वाटर में किया डिजोल्व, तो जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बनाता है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसने क्या बनाया, सल्फ्यूरस एसिड बनाया। डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल्स डू, इस तरीके से सल्फर बिल्कुल वैसा बिहेव करता है पानी में जैसा कि सेम वे मेटल्स डू, जैसे कि मेटल करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4.8 लेट अस एक्सप्लोर, अब आपने क्या करना है, कुछ सल्फर पाउडर को आपने ग्लास टम्बलर में लिया, और उसमें थोड़ा पानी
क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। बट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर। तो आपने क्या नोटिस किया कि जब सल्फर को हम पानी में रखते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। Substances like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals। अब देखो जो ये सब्सटेंसेस है सल्फर फास्फोरस, ठीक है, ये अपने नॉन मेटल्स होते हैं और ये बिहेव करते हैं अलग ही एयर और वाटर में, किसकी बजाय, मेटल्स की बजाय। फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, फास्फोरस को स्टोर किया जाता है पानी में, क्योंकि ये आग पकड़ लेती है बहुत जल्दी जब हम इसको एटमॉस्फेयर के एयर में एक्सपोज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था ना कि सोडियम है जो कि हमारा मेटल है, उसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी एयर वाटर से कांटेक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हीट को प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही फास्फोरस को हम स्टोर करते हैं वाटर में, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है जब ये एटमॉस्फेरिक एयर में क्या किया जाता है, इसको एक्सपोज करते हैं। These substances are usually soft and dull in appearance। ये substances बड़े ही नरम होते हैं और डल होते हैं appearance दिखने में। They are neither malleable nor ductile। ये ना तो मलिएबल होते हैं, है ना, मेटल की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, ना ही ये डक्टाइल होते हैं और ना ही ये सोनोरस होते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो ये ना तो क्या होते हैं आपके मलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं और ना ही सोनोरस होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो ये सब प्रॉपर्टी है ना, जो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे कि डक्टाइल है, मलिएबल है, सोनोरस है, ठीक है, गुड कंडक्टर है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जो इन सब करेक्टरिस्टिक्स को नहीं शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स। दियर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और इनके ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये जो हमने किया था ना, ये जो हमने किया है, जैसे कि एस सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है और ये नेचर में कैसा है, हमारा एसिडिक है। ठीक है, इसने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था। Some other non-metals are ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। कुछ और नॉन मेटल्स हमारे ये हैं। दिस मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद मटेरियल्स। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना इन मटेरियल्स के साथ, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबड़ एंड पेपर, इनके साथ। ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल्स आर नॉट क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल। क्योंकि ये है ना, जो वुड, ग्लास, रबड़, पेपर, ये ना तो हमारे मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल होते हैं। इनको हम इस कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं करते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर नॉट एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट। मेटल और नॉन मेटल को सब कैटेगरीज किया जाता है। ठीक है, कैटेगरी में जो डिवाइड किया जाता है ना सब्सटेंसेस की, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और जो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, तोड़ नहीं सकते इसको हम। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन। और आज हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं। These elements are the basic building blocks of all matter। और ये एलिमेंट्स किसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, सभी मैटर का। सब आर नेचुरली अकरिंग, कुछ तो हमें नेचुरली मिले हैं, वाइल अदर्स आर आर्टिफिशियली मेड इन द लेबोरेटरी। और कुछ को हमने क्या किया है, आर्टिफिशियली लैब में बनाया है। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, और ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट्स इन हायर ग्रेड्स। और इसके बारे में, स्टडी एलिमेंट्स के बारे में हम बड़ी क्लासेस में करेंगे, जैसे 9th स्टैंडर्ड में भी आप इसके बारे में रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज 4.5 आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। कि जो नॉन मेटल है वो जरूरी है हमारी डेली की लाइफ के लिए। यू ऑफन ऑब्जर्व मैनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ। कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत से मेटल है हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना, हम उनका यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दियर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनके अलग अलग प्रॉपर्टी की वजह से। जैसे कि लस्ट्रस नेचर, चमक होता है, हीट, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, मेटल है हीट और इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी है, एंड हाई स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। हाउएवर दिस शुड नॉट गिव एन इम्प्रेशन इन योर माइंड, तो इस तरीके से आपको अपने माइंड में ये इम्प्रेशन नहीं देना कि नॉन मेटल आर नॉट इम्पोर्टेंट अवर लाइफ्स, ठीक है। भी नॉन मेटल तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते, ना वो मलेबल है ना डक्टाइल है, ठीक है, और बैड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये सब सोचते, हमें ये नहीं अपने माइंड में लेना कि नॉन मेटल का तो हमारी लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है, ऐसा नहीं है, नॉन मेटल्स का भी यूज़ है। तो देखते हैं क्या यूजेस हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ठीक है, हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा एक नॉन मेटल है। एंड विदाउट इट, आपको पता ही है बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं ना, वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हो, ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, क्या आप ऑक्सीजन के और यूज सोच सकते हो। कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा क्या है नॉन मेटल, वो क्या है, कार्बन भी है, इसका हमारी डेली की डेली लाइफ में बहुत ही यूज है, बहुत जरूरी है। बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ और लाइफ फॉर्म, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, इसी से हमारी लाइफ क्या, इससे हमारी लाइफ चल रही है। क्यों है देखो, क्योंकि इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये किसका कंपोनेंट है, प्रोटीन, जो हमारी बॉडी को प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना, इन सब में क्या है, ये सब में क्या कार्बन प्रेजेंट है। विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, और जो हमें एनर्जी देने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, आपने पढ़ा होगा ना कि जो नाइट्रोजन है उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपने खेतों में, है ना, एंड अदर केमिकल्स, और बाकी के केमिकल्स में भी यूज करते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और जैसे हमारी ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है ना, ऐसे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है। नेक्स्ट इज क्लोरीन, क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है, कॉमनली यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन, पानी को प्योर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, क्लोरीन का करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, और जो आयोडीन होता है जो कि एक नॉन मेटल है, इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, इसका यूज हम अपनी चोट पे करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक की वे से, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस एंड सोसाइटी। डू यू नो दैट मैनी मेटल्स एंड दियर एलोय, क्या आप जानते हो कि बहुत से जो मेटल है और उनके एलोय हैं, ठीक है। अब देखो एलोय किसे कहते हैं, एलोय क्या होता है, ये हमारा मिक्सचर होता है दो और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनता है, ठीक है, जो इनका मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एलॉय कहते हैं, ठीक है। ये एलॉय है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। यूज एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स, इनका यूज हम क्या करते हैं, बर्तनों को बनाने में कर रहे हैं, औजारों को बनाने में कर रहे हैं। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनका ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो हम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, और ज़रूरी है कि इसमें ऑलमोस्ट जो हमारी इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। सम स्पेशल मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, कुछ स्पेशल मेटल्स हैं जिनका यूज़ हम एटॉमिक एनर्जी में करते हैं, जैसे कि सच एज जिर्कोनियम हो गया, ठीक है, एरोस्पेस हो गया, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में जैसे कि टाइटेनियम एक्सेट्रा। इन इंडिया मैनी मेटल्स, इंडिया में जो बहुत से मेटल्स हैं स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकल्ड, ठीक है। इंडिया में जो बहुत सी तो क्या है, क्या कह रहे हैं, मेटल है, जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन मेटल्स को हम रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है, इनको रिसाइकल किया जाता है। क्यों, टू मिनिमाइज वेस्ट, ताकि हम वेस्ट को कम कर सके, कचरे को कम कर सके, एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और हम क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके इसे सस्टेन करने में, इसका सतत विकास को करने में क्या है, योगदान मिल सके, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में रीड आउट किया, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। तो जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 1 देखना, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने ऑलमोस्ट जो हमारी मेटल्स की क्या थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे वो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, देन आपके लिए सेकंड पार्ट भी क्या होगा, इजी होगा। ओके बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।